Assalamu alaikum everyone, this is me Rauf Qazi from Success YouTube channel. I am here to teach you how to speak in English very fluently इंशाल्लाह। पिछली वीडियोस में टेंसेस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस कवर किया। इंशाल्लाह इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर प्रेजेंट टेंस का टोटल एक लेयर तैयार है आप सबके लिए, आप इंशाल्लाह वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हमने अपलोड कर दिया। इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसको कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस है इंशाल्लाह। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपने सवाल ज़रूर पेश कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसका उर्दू फ़िक्रा किस तरह का हो, वो देखना ज़रूरी है कि किस तरह का अगर फ़िक्रा होगा हमें पता चलेगा ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है, ताकि हम उसको ट्रांसलेट कर सकें। तो देखते हैं मिसाल की तरफ। इसकी शनाख्त क्या होती है, फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता था रहा है, लेकिन पास्ट की बात मतलब माजी की बात है तो रहा था आएगा लाजमी है। यानी रहा था, रही थी, यानी ये जो फ़िक्रात हैं, ये अल्फाज किसी भी फ़िक्रे के आखिर में मौजूद हों तो आप कह सकते हैं ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। मसलन मैं कॉलेज जा रहा था, तो जा एंड पर रहा था मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। तुम कल रो रही थी, एंड पर रही थी मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। या फिर हम गाड़ी चला रहे थे, तो एंड पर रहे थे मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। यानी इस तरह के तमाम जैसे जो फ़िक्रात होंगे जिनके एंड में रहा था, रही थी, रहे थे अल्फाज मौजूद हों तो हम कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि उर्दू का ये फ़िक्रा इस टेंस का है तो तब तक हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे बोलने के लिए है, जो स्पोकन इंग्लिश वाले होते हैं जो नहीं जानते मतलब उर्दू में किस तरह का फ़िक्रा हो, सिर्फ बोलना चाहते हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए वो इंग्लिश का वो साथ में जो रूल्स है वो इंशाल्लाह बताऊँगा, वो भी आप सबको क्लियर होगा इंशाल्लाह। तो इसमें इस्तेमाल क्या क्या होगा, मेन चीज़ें इसमें हमें और क्या सीखने को मिलेगा, मतलब यूज़ ऑफ वाज एंड वर, कहाँ वर्ड इस्तेमाल करते हैं और कहाँ वाज इस्तेमाल करते हैं, इसी टेंस में इसका पता चलेगा इंशाल्लाह। उसके बाद इसमें सिर्फ इसका जो हिंट है वो इसमें आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हुआ करता था, लेकिन इसमें क्या है कि वाज वर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इसके रूल्स की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कहाँ इस्तेमाल करना दुरुस्त है, इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसका कॉन्सेप्ट लेना। उसके लिए आप सबके लिए एक टाइम लाइन ड्रा की है मैंने। ये देखें, इस टाइम लाइन में सेंटर में है नाउ को पोजीशन, यानी ये मौजूदा दौर की बात है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये नाउ हो गया। अब नाउ के बाद जो कुछ आएगा, अब के बाद जो कुछ भी होगा वो फ्यूचर में गिना जाएगा, और आपसे पहले की जो भी बात होगी वो पास्ट में गिनी जाएगी। अब पास्ट में गिनी जाएगी क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तभी पास्ट को ही इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। देखिए पास्ट में मतलब इसमें पास्ट इंडेफिनिट भी आता है, पास्ट कंटिन्यूस भी आता है, पास्ट परफेक्ट भी आता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आता है। तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कहाँ ढूंढेंगे इस पास्ट की टाइम लाइन में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। देखें ये एक पॉइंट है, अब से पहले यानी 8 बजे, ठीक है, अब से पहले 7 बजे, अब से पहले कुछ भी टाइम हो, मसलन कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात करूं, अब से 8 बजे पहले, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी, क्योंकि टू द पॉइंट एक पास्ट स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूँ। या फिर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की बात करूँ, या फिर इस पॉइंट की बात करूँ, तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन अगर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस कहाँ होगा, जब हम 2 पॉइंट्स के दरमियान पर दौरानिया पेश करना चाह रहे हैं, यानी ऐसा काम जो इस टाइम के दौरान किया गया हो और हम उस टाइम को ज़रूर मेंशन करना चाहते हैं कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू हुआ, या फिर ऐसा टाइम जिसमें टाइम मतलब ऐसा काम जिसमें टाइम ज़रूरी ना भी हो। बाज़ औक़ात हम टाइम नहीं बताते एग्जैक्ट, 8 बजे लेकर 9 बजे तक हम कह देते हैं 2 घंटों से कर रहे हैं, मतलब दौरानिया किसी चीज़ का बयान कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि सिर्फ पॉइंट की बात कर रहे होते हैं कि एक स्टोरी है जो पास्ट में की गई, जो हमने पास्ट में किया, अब उसमें उसका कोई इंटरफेयर नहीं है। हो सकता है वो आपसे 1 मिनट पहले भी हो, लेकिन एक सिर्फ पॉइंट बता रहे हैं। लेकिन अगर उस पॉइंट का दौरानिया किसी लिहाज से शो करना चाह रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एक और बात हिंट की है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक तो दौरानिया की बात कर रहा है और दूसरा टेम्परेरी थिंग्स के लिए, ऐसी चीज़ें जो हम आर्जी तौर पर जो काम करते हैं वो भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आती हैं। अब ज़रूरी भी नहीं है कि सारी आर्जी बातें ही हों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुसलसल हमारी ज़िंदगी के साथ चलती रहती हैं, लेकिन एक दौरानिया हम शो करना चाह रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और इस्तेमाल ये भी है कि जो तमाम चीज़ें आर्जी तौर पर हों तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होंगी। अगर हम इसको थोड़ा हिंट वाइज देखें, कॉन्सेप्चुअल देखें, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में तमाम फ़िक्रात जो हैं वो आर्जी ही आते हैं, वह हमारी आदतन भी क्यों ना हो, क्योंकि हम जो काम अभी कर रहे हैं इसका मतलब ये कर रहे हैं, ये आर्जी बात है, ये कभी कभी यानी कभी ना कभी ये कंप्लीट हो जाएगी, इसके साथ हम चल नहीं रहे हैं ज़िंदगी के साथ। जो चीज़ हम कहेंगे कि ये चल रही है हमारी ज़िंदगी के साथ, वो कंटिन्यूस टेंस का कोई फ़िक्र भी, कोई टेंस उसको कवर नहीं करेगा, क्योंकि वो इंडेफिनिट में आ जाता है और दूसरे में जो हमारी आदत होती है।
पास्ट यानी कंटिन्यूस, चाहे फ्यूचर में हो, प्रेजेंट हो या पास्ट का हो, कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आर्जी बातें आती हैं जो हम आर्जी तौर पर कर रहे होते हैं, ना कि मुसलसल। मसलन हमारी रिहाइश है तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मैं ये कहूँगा पाकिस्तान में रहता हूँ। रह रहा हूँ इसलिए नहीं कहूँगा कि वो आर्जी हो गया। अगर कोई बंदा एब्रोड जाता है कमाने के लिए किसी घर से, वो कह सकता है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि उसकी परमानेंट जो रेजिडेंशियल है वो पाकिस्तान है। इसीलिए मतलब जो बातें परमानेंट हैं वो हम कंटिन्यूस टेंस में कभी नहीं गिनते। तो टाइमलाइन क्या है? नाउ का मतलब आपकी पोजीशन, आपके बाद जो फ्यूचर है वो भी बाद में डिस्कस करेंगे जब फ्यूचर की बारी आएगी, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो पास्ट की बातें होंगी उन पॉइंट्स का दौरानिया शो कर रहे हैं, जो कुछ टाइम का दौरानिया है, ऐसा काम जिसका कुछ दौरानिया बयां करना चाहते हो, और या फिर वो आर्जी हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल हो। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फार्मूला देखने की कोशिश करते हैं कि इसका फार्मूला स्ट्रक्चर इसका किस तरह का होता है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या फिर वर्ब इस्तेमाल होगा, इन दोनों में से एक वर्ड इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी, यानी पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। अब इसका समझने की बात क्या है कि वाज या फिर वर्ब, ये दोनों अल्फाज कहाँ इस्तेमाल होंगे, यानी कहाँ वाज लगना है या कहाँ वर्ब लगना है, ये देखते हैं। देखिए, वाज तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, जैसे ही, शी, इट, अली, आसिफ, आमिना, आलिया, रऊफ, इरफान, यानी इस तरह के जो सिंगल नेम्स हैं इनके साथ हमेशा जो है वाज इस्तेमाल होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के फिक्र में। या फिर आई एक लफ्ज़ है, आई के साथ भी वाज इस्तेमाल होगा। यहाँ आई प्लूरल नहीं है, आई के साथ वाज इस्तेमाल होगा। आई प्लूरल है लेकिन इस्तेमाल इसका वाज में होगा, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। उसके बाद वर्ब इस्तेमाल कहाँ है? वी, यू, दे, यानी जो तो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे अली एंड आसिफ, दो नाम इकट्ठे आ जाते हैं। आमिना नासिया, आमिना नालिया, यानी इस तरह के दो नाम इकट्ठे हों, या फिर ऐसे यानी सब्जेक्ट जिसमें प्लूरल हो, जमा में हो, उसमें हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल है, अब आगे समझने की कोशिश करें। अब चंद एग्जांपल्स के साथ इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि समझ में आए। मसलन मैं भाग रहा था, एंड पर रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या होगा? इसका फार्मूला इस्तेमाल होगा पास्ट टेंस का, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, इस फिक्र में सब्जेक्ट कौन सा है? मैं, और मैं की इंग्लिश होती है आई, तो सबसे पहले आई इस्तेमाल होगा। उसके बाद वाज या फिर वर्ड इस्तेमाल होगा, और हमें पता है कि आई हमेशा वाज के साथ इस्तेमाल होगा, तो आई के साथ हमेशा वाज लगेगा, आई वाज। उसके बाद वर्ब कौन सी है इस फिक्रे में? वर्ब है भागना, और भागना की नीचे क्या होती है? रन, और रन की पहली फॉर्म रन है, उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगेंगे तो रनिंग होगा, यानी आई वाज रनिंग, मैं भाग रहा था। अब इस फिक्र में ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, यानी ये मेंशन नहीं किया कि मैं कहाँ भाग रहा था। तो ऑब्जेक्ट पहले भी समझा चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट अगर ना भी हो तो फिक्रा कंप्लीट होता है। अगला फिक्रा मसलन तुम खा रहे थे, तो एंड पर रहे थे मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है, और इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट इसमें है तुम, और तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू, तो सबसे पहले यू आ गया। उसके बाद वाज या फिर वर्ब लगना है फार्मूला के हिसाब से, तो यू हमेशा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हमेशा वर्ब इस्तेमाल होगा, यानी यू वर्ब। उसके बाद खाना एक वर्ब है, और खाना की इंग्लिश क्या होती है? ईट, और ईट की आईएनजी फॉर्म है ईटिंग, यानी यू वर ईटिंग, तुम खा रहे थे। अगर मैं कहता कि तुम खाना खा रहे थे तो यू आर ईटिंग मील, तुम खाना खा रहे थे, यू आर ईटिंग फूड। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट ना भी हो तो फिक्रा कंप्लीट होता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो इस्तेमाल उसकी तरतीब यूँ ही होगी कि लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का असर्टिव पार्ट में। अगला फिक्रा मसलन आमिना चल रही थी, तो इन पर रही थी मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है, लेकिन अब इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा फार्मूला के हिसाब से, तो सब्जेक्ट कौन सा है? आमिना, तो आमना ही आएगा। उसके बाद वाज या वर्ब लगेगा। अब क्योंकि आमिना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तमाम होंगे, उसके साथ वाज इस्तेमाल होता है, तो आमिना वाज। उसके बाद चलना की इंग्लिश क्या होती है? वॉक, और हमेशा वॉक एक वर्ब है, इसकी पहली फॉर्म वॉक है, और हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो वॉक की आईएनजी वाली फॉर्म वॉकिंग है, यानी आमिना वाज वॉकिंग, आमिना चल रही थी। कुछ फिक्रात हम वैसे भी बना सकते हैं, मसलन आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग टू मुल्तान, मैं मुल्तान जा रहा था। आई वाज ईटिंग फूड, मैं खा रहा था, या फिर आई वाज ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा था। आई वाज टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा था, चाय ले रहा था। आई वाज ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, यानी इस तरह के जो भी फिक्रात हों। जैसे अब मसलन किसी को बताना, अगर स्पोकन इंग्लिश में बात करें, यानी ये प्रैक्टिस की बात है ना, क्योंकि इस्तेमाल करना ही आना चाहिए कि सही वक्त कौन सा है। इसमें सिचुएशंस क्या होगी? अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे थे इस वक्त, तब आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं और पास्ट की बात करना चाहते हैं कंटिन्यूस टेंस की, तो इसी उसूल को आजमाते हुए कहेंगे। मसलन वेयर वर यू, अगर बंदा कहता है तुम कहाँ थे, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। अब देखें वो उसने कहा कि इस्तेमाल किया, उसने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया,
लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि मैं कहाँ था, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा था, इसलिए कॉल नहीं उठा पाया वगैरह वगैरह। तो मतलब इस्तेमाल करना भी आना चाहिए कि कहाँ इस्तेमाल करना बेहतर है। तो इस्तेमाल मैं आपको बता चुका हूँ कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में किसी चीज़ का दौरानिया बयान करना चाहते हो या फिर टेम्परेरी बातें हों, उसके अलावा इसकी डीप में भी जाते हैं इंशाल्लाह। कुछ फिक्रात मसलन जैसे आमिना रो रही थी, आमिना वाज वीपिंग, ठीक है। आमिना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज इस्तेमाल होगा, उसके बाद वीप जो रोना है उसकी इंग्लिश है वीप, और उसकी पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म है वीपिंग, ठीक है। मसलन अली दौड़ रहा था, अली वाज रनिंग, ठीक है। यानी इस तरह के तमाम फिक्रात जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे उसमें यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, और वाज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स और आई के साथ इस्तेमाल होता है, वर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिगर कंप्लीट। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो असर्टिव पार्ट है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव पार्ट देखते हैं कि नेगेटिव फिक्रात किस तरह के होते हैं। इसका नेगेटिव फिक्रा यूँ होगा, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो एंड पर रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है, लेकिन लफ्ज़ नहीं मौजूद है, डिनाई कर रहे हैं कुछ चीज़ के बारे में, तो मतलब ये नेगेटिव फिक्रा है। इसका फॉर्मूला क्या है नेगेटिव फिक्रे को ट्रांसलेट करने का, कि सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, उसके बाद वाज या फिर वर्ड, और इसके साथ नॉट लगाना है, वाज नॉट या फिर वर्ड नॉट लगाना है। इसमें सारा सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल की तरह का ही है, लेकिन उसका असर्टिव की तरह का, लेकिन फ़र्क क्या है कि सिर्फ वाज नॉट या फिर वर्ड नॉट, ये नॉट का इजाफा है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेम टू सेम वैसे का वैसा ही। मसलन जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो इसकी ट्रांसलेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, मैं की इंग्लिश होती है आई, उसके बाद वाज नॉट या फिर वर्ड नॉट लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव फिक्र है तो आई के साथ वाज इस्तेमाल होता है हमेशा, और वाज नॉट आएगा, यानी आई वाज नॉट। उसके बाद जाना की इंग्लिश क्या होती है गो, और गो की आईएनजी फॉर्म है गोइंग, यानी आई वाज नॉट गोइंग टू, कहाँ नहीं जा रहा था, स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल का ऑब्जेक्ट है, लास्ट में स्कूल आ गया, यानी आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है। एक और बात कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में किसी चीज़ का दौरानिया बयान करते हैं, लेकिन पास्ट की चीज़ का, क्योंकि दौरानिया तो प्रेजेंट में भी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब है जो पिछला दौर हो, जो गुजर चुका हो, और उसका हम दौरानिया बयान करना चाहते हों, यानी उसका एक पीरियड बयान करना चाहते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसका सिर्फ यही इस्तेमाल भी नहीं है, इस्तेमाल आर्जी भी है, इसके इस्तेमाल कुछ और भी हैं जो आपको एडवांस वे भी समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो ये मैं ज़रा ज़रूरी समझता था ताकि आपको क्लियर कर दूं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दौरानिया है, लेकिन पास्ट का दौरानिया है, ठीक है। अगला फिक्रा मसलन अली कुछ नहीं खरीद रहा था, तो अली यानी रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है, लेकिन नहीं का इस्तेमाल है, इनकार कर रहा है तो नेगेटिव फिक्रा है। तो क्या ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट क्या है अली, अली की इंग्लिश होगी अली, उसके बाद वाज नॉट या फिर वर नॉट लगता है, और अली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ वाज नॉट का इस्तेमाल होगा, यानी अली वाज नॉट। उसके बाद खरीदना की इंग्लिश क्या होती है बाय, और बाय की आईएनजी फॉर्म बाइंग है, अली वाज नॉट बाइंग, कुछ नहीं खरीदा था, एनीथिंग लास्ट में लगा देंगे, यानी अली वाज नॉट बाइंग एनीथिंग, अली वाजंट बाइंग एनीथिंग, अली कुछ नहीं खरीद रहा था। वाज नॉट को वाजंट यानी इससे इसको कॉन्ट्रैक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो थोड़ा एडवांस है, वो भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले बेसिक्स आप समझ जाएँ ताकि आपको जो है उसके उसूल समझ आ जाए। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल यूँ इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो हमारी बोलने की क्वालिटी है वो उभर कर सामने आए सबके, मतलब वो एक प्रोफेशनल वे हो जाता है थोड़ा सा, जो नेटिव यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह आप भी करेंगे, लेकिन पहले बेसिक्स उसके रूल समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगला फिक्रा, हम नहीं लड़ रहे थे, तो एंड मतलब एंड पर रहे थे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है, लेकिन नहीं का इस्तेमाल है, तो क्या है ये नेगेटिव पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। तो इसके लिए ट्रांसलेशन क्या होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, हम की इंग्लिश क्या होती है वी आ गया, उसके बाद वाज या वर्ड लगाना है, तो वाज यानी वाज नॉट या वर नॉट, क्योंकि वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ड नॉट लगेगा, यानी वी वर नॉट। उसके बाद लड़ना की इंग्लिश क्या होती है फाइट, तो फाइट की आईएनजी फॉर्म सिंपल है फाइटिंग, वी वर नॉट फाइटिंग, हम नहीं लड़ रहे थे। अब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बगैर ऑब्जेक्ट के भी फिक्रा कंप्लीट होता है। कुछ और फिक्रा आप बना सकते हैं, मसलन मैं पानी नहीं पी रहा था, आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, मैं चाय नहीं पी रहा था, आई वॉज नॉट टेकिंग टी, तुम नहीं भाग रहे थे, यू वर नॉट फाइटिंग रनिंग, सॉरी यू वर नॉट रनिंग। आमिना नहीं चल रही थी, आमिना वाज नॉट वॉकिंग, ठीक है। मैं खाना नहीं पका रहा था, आई वाज नॉट कुकिंग मील, ठीक है। या फिर मसलन कुछ और फिक्रात जैसे आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं, इस तरह के फिक्रात सोच कर जो आपके साथ कंसर्न करते हो। इसका एक आपको हिंट बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे फिक्रात बनाएं जो आपकी ज़िंदगी के साथ मुंसलिक हो, जो यानी इस तरह के जो फिक्रात आप इस्तेमाल करेंगे वो ज़रूर आपको ज़हन नशीन होगा, वो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा।
क्योंकि हमारे जो ज़िंदगी के साथ कंसर्न चीज़ें होती हैं, जो चीज़ हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं वो हम कभी भूल नहीं सकते, और जब इस उसूल को वहाँ इस्तेमाल करेंगे तो हम इस उसूल को भी नहीं भूल पाएंगे। कुछ फिक्रात मसलन आमिना कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रही थी, आमिना वाज नॉट ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू पिकनिक, वी वर नॉट गोइंग टू पिकनिक। ठीक है, वी के साथ वर नॉट लगेगा। ये चीज़ें गौर करने की है, इसको आगे पीछे नहीं करना, वी के साथ वाज नहीं लगाना आपने, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव पार्ट है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव पार्ट देखते हैं, इसका सवाल फिक्रा किस तरह का होता है। मसलन क्या तुम लिख रहे थे, तो एंड पर रहे थे, मसलन ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है, लेकिन लफ्ज़ क्या और इस सवाल निशान से ज़ाहिर होता है, ये इंटरोगेटिव पार्ट है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसको ट्रांसलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी तरफ देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो इंटरोगेटिव पार्ट है उसमें सबसे पहले वाज या वर इस्तेमाल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क ये ज़रूर लगाना है ताकि शनाख्त हो सके ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। अगर यहाँ पर लिखाई के दौरान किसी पेपर में अगर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा ट्रांसलेट करते हैं और अगर लास्ट में अगर ये क्वेश्चन मार्क ना लगाएं तो वो गलत हो जाएगा। ये बहुत अहम चीज़ें हैं बड़ी, तो इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। फिक्रा मिसाल के तौर पर क्या तुम लिख रहे थे, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले वाज या वर लगाएंगे क्योंकि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और तुम एक सब्जेक्ट है, प्लूरल है, उसके साथ हमेशा वर इस्तेमाल होगा। सबसे पहले वर इस्तेमाल होगा, उसके बाद तुम की इंग्लिश क्या है, यू, वर यू, उसके बाद लिखना की इंग्लिश होती है राइट, और राइट की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो राइटिंग लिखेंगे, वर यू राइटिंग, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट को स्किप करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये फिक्रा कंप्लीट हो गया। अगला फिक्रा मसलन क्या मैं बोल रहा था, तो रहा था एंड पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा हो गया, क्या और क्वेश्चन मार्क से जाहिर होगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ट्रांसलेट करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले वाज या वर इस्तेमाल होगा, और स्पीक में सेंटेंस अपना सब्जेक्ट है मैं, और मैं के साथ हमेशा वाज इस्तेमाल होगा, तो क्या करेंगे वाज, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वाज या वर के बाद सब्जेक्ट, वाज के बाद आई आ गया, उसको बोलना की इंग्लिश होती है स्पीक। अब स्पीक क्या इंग्लिश फॉर्म है, स्पीकिंग, यानी वाज आई स्पीकिंग, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क और फिक्रा कंप्लीट। ठीक है, एक लफ्ज़ स्पीक है, एक लफ्ज़ टॉक होता है, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इसको यानी इस्तेमाल करने की इंटेंशन दूसरी तरह होती है। मसलन स्पीक मतलब बोलना और टॉक का मतलब बात करना। अब बात करना और बोलने में फ़र्क है, मैं बोल रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा तो वो बात ना हुई, यानी बात करना तो किसी के साथ कंसर्न करके कर रहे हैं, लेकिन जब बोल रहे हैं उसका ज़रूरी तो नहीं बोलना कोई काम की बात कर रहे हैं। एक बंदा फजूल बोलता है तो वो भी बोल रहा है, और एक बंदा काम की बात कर रहा है तो वो भी बात कर रहा है। यानी जो बंदा काम की बात करता है उसको हम बोलना नहीं कहते, उसको हम कहेंगे ये बात कर रहा है, क्योंकि उसकी बात जो है वो असर रखती है। और एक बंदा फजूल बात कर रहा है, फजूल बोल रहा है, सर खपा रहा है, तो वो सिर्फ बोल रहा है, उसकी बात नहीं, उसको हम नहीं कह सके ये बात कर रहा है। जैसे हम जो पागल लोग होते हैं मसलन जो जिनको सेंस नहीं होते, वो बोलते हैं, हम उसको नहीं कह सकते ये बंदा बात कर रहा है। जब भी वो अपनी ज़ुबान खोलते हैं हम कहते हैं ये बोल रहा है, फजूल है, फारिग है, इस तरह से। तो इसकी थोड़ा ज़रूरी नहीं कि हर वक्त नेगेटिव इम्पैक्ट ही हो, एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टॉक और स्पीक में क्या फ़र्क है। टॉक का मतलब ऐसी बात जिसमें वज़न हो और हम किसी के साथ बात कर रहे हों, बातचीत कर रहे हों, तब टॉक लगाएंगे बोलने की इंग्लिश में। और जब बोल रहे हों तो ज़रूरी नहीं कि क्या बात कर रहे हों, और बात की तरफ स्कोप को ज़ाहिर नहीं करें तो स्पीक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और स्पीक में ज़रा इसके पॉजिटिव फिक्रात में क्या है, यानी इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, मैं स्पीक कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो अगर मैं एक सेंसेबल बंदा हूँ तो स्पीक करना इसके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर किसी के साथ बात कर रहा हूँ तो मैं उसको टॉक कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा आई एम स्पीकिंग विद यू, मैं कहूँगा आई एम टॉकिंग विद यू। अगर आई एम स्पीकिंग विद यू कह रहा हूँ तो मतलब ज़रूरी नहीं कि वो बंदा मुझको सुन रहा है। ठीक है, इसके ज़रा इंटेंशन उसको समझने की ज़रूरी है। अगला फिक्रा मसलन क्या वो पढ़ रहे थे, तो एंड पर रहे थे, मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है इस फिक्रे में क्योंकि क्वेश्चनल है। उसके बाद सबसे पहले यानी क्या आ गया और क्वेश्चन मार्क से पहचानो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है और इंटरोगेटिव है। ट्रांसलेट करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले वाज या वह इस्तेमाल होगा, और क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कौन से है वो। ठीक है, क्या वो पढ़ रहे थे, अब वो इसमें वो तीन तरह के होते हैं, एक वो होता है मैं वो एक बंदा सिंगल, एक यानी मर्द के लिए वो होता है, एक वो औरत के लिए होता है, और एक वो होता है जमा लोगों के लिए। फ़र्क क्या है, मतलब अगर मैं कहूँ किसी बंदे को वो तो कहूँगा ही। ठीक है, और कोई औरत लड़की फीमेल आ जाए तो उसके लिए शी इस्तेमाल होगा, लफ्ज़ वो वही होएगा सेम। अगर वो इस्तेमाल करूँ काफ़ी लोगों के लिए तो फिर क्या करूँगा, दे। अब उर्दू में क्या है, तीनों लफ्ज़ वो सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इंग्लिश में क्या है कि शी इस्तेमाल होगा लड़की के लिए, ही इस्तेमाल होगा लड़के के लिए वाहिद, और दे होगा यानी जमा के लिए। ज़रूरी नहीं कि उसमें सिर्फ एक ही मतलब है
एक ही जिन्स हो, उसमें ही शी कोई भी आ सकता है, यानी एक से ज़्यादा लोग होंगे तो फिर दे इस्तेमाल होगा वो की इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि वो एक जमा वाला है, एंड पर थे है, रहे थे, रहा था नहीं है, रही थी नहीं है, सिंगुलर बंदे नहीं है, रहे थे मतलब प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा वर इस्तेमाल होगा। सबसे पहले वर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दे यानी सब्जेक्ट उसका क्या है, ये दे ही इस्तेमाल होगा क्योंकि जमा वाले हैं, तो वर दे। उसके बाद पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी, यानी मुताला करना, पढ़ना। और स्टडी की आईएनजी फॉर्म क्या है, स्टडिंग, वर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे। सो क्या वर वी, अगर वर यू स्टडिंग तो क्या तुम पढ़ रहे थे, और कहूँ कि वर दे स्टडिंग, क्या वो पढ़ रहे थे। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ चेंजिंग होगी उसके फिक्रे के, यानी इंटेंशन, फिक्रे की डायमेंशन चेंज होगी सब्जेक्ट के हिसाब से। मैं कहूँ क्या मैं पढ़ रहा था तो कहूँगा वाज आई स्टडिंग। ठीक है, अगर मैं कहूँ क्या वो पढ़ रहा था तो वाज ही स्टडिंग। क्या वो पढ़ रही थी, वाज शी स्टडिंग। क्या वो पढ़ रहे थे, वर दे स्टडिंग। ठीक है, इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, इसको आगे पीछे नहीं करना, आई के साथ वर नहीं लगाना, ही के साथ वर यानी वर नहीं लगाना। ठीक है, इस तरह के मतलब इनको सही तरीके के साथ इस्तेमाल करना। आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो जो चीज़ हम नोट कर लेते हैं वो हमें भूलती नहीं है। ठीक है, तो इस्तेमाल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है यानी वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और फिक्रा कंप्लीट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव पार्ट। ठीक है, अब इंटरोगेटिव में एक और बात है, नेगेटिव भी आ जाता है। एक तो नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, एक नेगेटिव इंटरोगेटिव भी हो सकता है। मसलन जैसे क्या तुम लिख रहे थे, अगर मैं कहूँ कि क्या तुम नहीं लिख रहे थे, तो देखा जाए तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है और क्वेश्चनल है, लेकिन नहीं का इस्तेमाल भी हो रहा है, तो मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव है, यानी सवालिया नफी मनफी फिक्रा है। तो इसमें नहीं का इस्तेमाल है तो क्या करेंगे, सिंपल है, सिर्फ वाज या वर के साथ नॉट लगा देंगे, फिक्रा वैसे के वैसे इंटरोगेटिव का जो रूल है वही अपनाना पड़ेगा। मतलब क्या तुम नहीं लिख रहे थे तो क्या होगा, वर नॉट। ठीक है, वर नॉट यू राइटिंग, क्या तुम नहीं लिख रहे थे। वाज आई स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा था। अगर इसको मैं नेगेटिव की तरफ कन्वर्ट करूंगा तो क्या कहूँगा, वाज नॉट आई स्पीकिंग, क्या मैं नहीं बोल रहा था। वर दे स्टडिंग, क्या वो पढ़ रहे थे। ये एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, सिर्फ वर के साथ नॉट लगा दूंगा। ठीक है, वर नॉट दे स्टडी, इसमें कुछ फर्क वाली बात नहीं है। ये था इंटरोगेटिव, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो वाज या वर के साथ नॉट लगा देंगे और फिक्रा कंप्लीट, वैसे के वैसे जैसे इंटरोगेटिव सिंपल होता है। कुछ फिक्रात आप यानी खुद भी बना सकते हैं, मसलन यानी ऐसे, इसमें ज़रूरी नहीं कि जो मेंशन कर रहा हूँ आपने सिर्फ वही याद करने हैं, ये रटा नहीं मारना, आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। जब आप इसके रूल्स को समझ जाएंगे उसके बाद आप कोई भी फिक्रा अपनी ज़िंदगी से मुंसलिक कोई नया फिक्रा भी आएगा तो आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे या फिर इंग्लिश में डायरेक्टली बोल पाएंगे। मसलन क्या मैं नहीं गा रहा था तो वाज नॉट आई सिंगिंग। यानी इस तरह के मुख्तलिफ फिक्रात इस्तेमाल करेंगे जो आपकी ज़िंदगी से मुंसलिक होंगे, जिसके इम्पैक्ट आपकी अपनी ओरिजिनल लाइफ में होगा। अब वो फिक्रा इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगी। आप किसी और की बात को कहेंगे तो आपको ज़रूरी नहीं कि वो याद रहे, क्योंकि जो चीज़ हमारे साथ एक्सपीरियंस होती हैं, हम खुद जिस चीज़ का तजुर्बा रखते हैं वो हमें याद रहती हैं। और जब कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसका अगर कनेक्शन अगर हम अपनी कंसर्न चीज़ों के साथ बनाना चाहें, बना लें, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट रखेगी हमारी समझ में। ठीक है, तो कुछ फिक्रात बनाएं आप। पास्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर वे से। इसकी एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा आप सबके लिए, इसका कॉन्सेप्ट देने के लिए कि किस टाइम कहाँ इस्तेमाल करना इसको ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अब तक के लिए आपको जो मेन हिंट्स हैं, जो बिल्कुल जिसकी बेसिक है, जिसकी बुनियाद पर ये टेंस है, वो क्या है कि इसमें पास्ट यानी गुजरे हुए ज़माने में कुछ दौरानिया शो किया जाता है, ऐसी बात, या फिर जो कुछ काम हमने किया था पुराने ज़माने में और आर्जी था, यानी ऐसी बातें जो हम आर्जी तौर पर कर देते हैं फिर छोड़ देते हैं, ख़त्म, वो भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंट की बात करते हैं। इसको समझने का एक और तरीका कह रहा है बेहतरीन कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कंपैरिजन कर लें आप, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पॉइंट्स की बात करता है, सिर्फ एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट, या फिर वो इस यानी 1 साल की बात करेगा, या फिर वो 10 साल पुरानी बात करेगा, या फिर 5 साल पुरानी, इसके दौरान भी बात कर सकता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन अगर इन पास्ट के पॉइंट्स के दौरान ही को बयान कर रहे हैं कि मैं 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ रहा था, तो रहा था मतलब रहता है, पास्ट की बात है तो पास्ट की बात, लेकिन दो टाइम्स इसमें मेंशन कर रहे हैं, उसका दौरानिया बयान कर रहे हैं, तो फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होगा। मैं कहूँ कि मैंने पढ़ाई शुरू की 5 बजे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने पढ़ाई ख़त्म की 8 बजे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने 5 बजे पढ़ाई शुरू की और 8 बजे ख़त्म की, ये बात करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि 2 टाइम्स का दौरानिया बयान कर रहा हूँ कि इस दौरान मैंने ये काम किया। यहाँ तक समझें इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और
कुछ सवाल आपके जहन में रह गए हो तो ज़रूर बताइएगा, अपनी तरफ से फ़िक्रात बनाकर कमेंट्स में बताइएगा मुझे, और अपनी फीडबैक भी दीजिएगा मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए। कुछ भी जो आपको लगे कि मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप बगैर किसी हेजिटेशन के मुझे दे सकते हैं इंशाल्लाह। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो अल्लाह हाफिज़। जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट करता जा रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे, और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, तमाम स्टूडेंट्स हैं हमारे जो खसूस तौर पर मेरे पास जो मेरे साथ कंसर्न है, प्राइवेटली मैं कह रहा हूँ, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आपके जो व्यूवर्स हैं उनके साथ आप कुछ दुआ करवा दें। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी तरफ से प्रे करें, क्योंकि तैयारी उनकी माशाल्लाह खुद से अच्छी है, लेकिन क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ज़िंदगी में, इंसान थोड़ा सा मतलब सीरियस नहीं हो सकता। तो उसके लिए आप दुआ फरमाइए इंशाल्लाह। हो सकता है आप में से किसी की दुआ कबूल हो जाए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।